नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्ट्रेटजी जो बना के रखे हैं आप, जिस प्रकार से हमने मैथ के सेकंड सेमेस्टर के सारे महामैराथन प्लस बेसिक क्लास खत्म कर दिए। आपका 26 से एग्जाम स्टार्ट है। प्लस अगर उधर देखेंगे थर्ड सेमेस्टर के मैथ एसएसटी साइंस हमने खत्म कर रखे हैं बेसिक क्लास। मैथ के तो दो तीन तीन बार महामैराथन भी हो गए। प्लस सारे सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम, केवल फर्स्ट और मतलब केवल थर्ड और सेकंड की नहीं, फर्स्ट की भी साइंस और मैथ खत्म हो चुका है। जैसे ही थर्ड सेमेस्टर के सारे क्लास खत्म हो जाएंगे महामैराथन, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के महामैराथन सीरीज। हम एसएसटी साइंस मैथ पर ही फोकस करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि तीन सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बैक लगते हैं बच्चों के। तो बेसिक क्लास दे ही दिया गया है, सभी बच्चे प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। कुछ का कहना है सर प्लेलिस्ट में क्लास नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में हमने सजा रखा है भाई। आप आएंगे तो लिखा होगा सेकंड सेमेस्टर सारे क्लास, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस तरह सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट के भी सारे क्लास हमने सजा रखे हैं। तो आप देखिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप लोग शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और भी प्रशिक्षु जिस प्रकार से आप लाभ ले रहे हैं इसका, और भी प्रशिक्षु ले सकें। ठीक है ना। तो चलिए, कल हम राजन सीरीज का देखे थे पहला पार्ट साइंस का, जिसमें 125 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे। आज 125 के आगे चलेंगे। कोई रटने रटाने वाली बात नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको आंसर बताते चलेंगे। बस आप लोग लास्ट तक इम्तिनान से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। पेपर से पहले पहले आप बहुत बार देख लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, 3 क्लास आएंगे, आज दूसरा है, कल एक और लास्ट आ जाएगा। 125 क्वेश्चन तक हम लोग देखे थे। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 126 नंबर। जिसके पास राजन सीरीज है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक भाई, लेने की आवश्यकता अब नहीं है, अब आप लोग बस पढ़ते चलेंगे। 126 नंबर के प्रश्न में बोल रहा है, निम्न में से सही संबंध बताइए। हमने आपको बताया था एक चीज, देखिएगा, हमने आपको 2-3 चीज बताई थी भाई। सबसे पहले आपको अगर तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में पूछा जाए, जैसे कि विबग्योर में याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है गामा किरण, गामा किरण के बाद आता है यक्स किरण, यक्स किरण के बाद आता है यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज। इसी अल्ट्रावायलेट रेज में ही हमारा विबग्योर होता है। विबग्योर का मतलब आपका वी आई वी बी विबग्योर जी वाई ओ आर, इस प्रकार से होते हैं, इसी के अंदर आते हैं, इसको याद रखेंगे। गामा हो गया, यक्स हो गया, यूवी हो गया, फिर उसके बाद आ जाता है आपका अवरक्त किरण, अवरक्त किरण। अवरक्त के बाद आ जाता है आपका जो दृश्य किरण होता है। अवरक्त के बाद क्या आ जाता है? दृश्य किरण, दृश्य आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है दीर्घ रेडियो, लघु रेडियो, दीर्घ रेडियो, दीर्घ रेडियो और लघु रेडियो। क्या भाई? लघु रेडियो किरणें, लघु रेडियो। सबका हमने उपयोग भी बता रखा है, सबको बहुत ही बेसिक से हमने पढ़े भाई। इस पूरे को हमने दो लेक्चर में पढ़ा हुआ है, अगर आप बेसिक क्लास देखे होंगे तो। देखिए, अगर गामा किरण की बात करेंगे साथी, तो ऊपर से अगर नीचे की तरफ आते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होती है गामा किरण की होती है। आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, आवृत्ति बढ़ेगा। ठीक है, हमने उल्टा तो नहीं लिखा है, आवृत्ति बढ़ेगा। आवृत्ति सबसे ज्यादा इसका होगा, इसको उल्टा कर लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर आप इसको रिवर्स कर लीजिएगा, यहाँ पर आर विबग्योर ऊपर से लिख लीजिए, वी आई बी जी वाई ओ आर, इस प्रकार से। यानी कि इसका मतलब हो गया आपका बैगनी, बैगनी। इसके बाद हो गया जामुनी, जामुनी। इसके बाद हो जाता है आपका नीला, नीला। यह ग्रीन हो गया, ग्रीन मतलब हरा हो गया। ये आपका येलो, येलो मतलब पीला हो गया। आप देख सकते हैं, मात्रा वगैरह मत जाइएगा, मात्रा वगैरह बना सकते हैं। या ऑरेंज हो गया, ऑरेंज। और ये आपका लाल हो गया, लाल। ठीक है ना। अगर केवल इसी में हमको देखना रहे तो इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है? ऊपर की तरफ, यानी आवृत्ति इस तरह बढ़ेगी, केवल इतने में ही। इसको आप याद कर लेंगे, यहां से प्रश्न बनते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब अगर नीचे से ऊपर जाए तो आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा। केवल इतने की ही बात कर रहे हैं अभी हम, इतने का, इतने का केवल, इसको ध्यान में रख लेंगे। तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य इसका होगा, यानी कि सबसे दूर तक जाएगा। फिर इसके बाद यह, फिर इसके बाद यह, फिर इसके बाद यह, फिर इसके बाद यह। यानी कि जो रेड सिग्नल होते हैं, देखते हैं आप, जो हमारे खतरे का घंटी सिग्नल ये सब होते हैं, वह रेड से बनाए जाते हैं। इसी वजह से, क्योंकि ये दूर तक ट्रेवल कर सके, और कोई यात्री अगर दूर है तो उसे दिखाई दे दे, यहाँ रेड है मतलब कि खतरे की घंटी है। अब इसी प्रकार से यह होता है। देखिए, गामा किरण की वेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पॉइंट बहुत अधिक होता है। तो यानी कि आवृत्ति सबसे अधिक किसकी होगी भाई? जो सबसे ज्यादा ऐसे करेगा वही सबसे तेज भेद देगा। समझ रहे हो? जैसे देखते हैं ग्राइंडिंग मशीन आती है, जो जैसे आप होल करते हैं, वो जितना तेज घूमेगा उतनी तेजी से वो छेदा करेगा। अन्यथा कंडीशन में आप देखते हैं हथौड़ी लेकर पीटते हैं तो जल्दी से छेदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवृत्ति होती है कम होती है। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी वो ज्यादा तेजी से पेनिट्रेट करेगा। इस वजह से याद रखेंगे, अल्फा बीटा गामा किरणों में, गामा अल्फा बीटा में सबसे गामा बीटा अल्फा, ऐसे
तो अल्फा बीटा गामा में सबसे तेज यह घुसता है अंदर, फिर इसके बाद यह, फिर इसके बाद यानी कि सबसे तेज मतलब सबसे ज़्यादा भेदने की क्षमता इसकी होती है, फिर इसके बाद इसकी होती है, फिर इसके बाद इसकी होती है। तो याद रखेंगे आवृत्ति सबसे अधिक इसका होगा गामा का, फिर एक्स का, फिर अल्ट्रावायलेट का, फिर अवरक्त का, फिर दृश्य का, फिर दीर्घ का, फिर लघु रेडियो का। लेकिन अगर तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे, तरंग दैर्ध्य ऐसे हो जाएगा, नहीं सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा, लघु रेडियो किरणों का। देखिए इसमें इसका तरंग दैर्ध्य अधिक है तो हमने यह सटीक बनाया है, यही प्रक्रिया इसमें भी फॉलो करा लीजिए। देखिए आवृत्ति बढ़ रहा है तो इसकी भी आवृत्ति बढ़ रही है ना। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा से दिखाते हैं। हमने एक चीज आपको बताया था कि भाई इस प्रकार से अगर आप बनाते हैं, अगर आपका यह लाइन ऐसे चलता है तो यह पूरा डिस्टेंस एक चक्कर पूरा करने में जिसे कहते हैं हम लोग लैम्डा यानी कि दूरी कहते हैं, और इसे कहते हैं आयाम। जितना ऊपर जाएगा उसकी आयाम उतनी अधिक होगी। जब आयाम अधिक होगा तो याद रखेंगे पिच उसकी उतनी ही कम होगी। आयाम अधिक पिच कम, याद रखेंगे। अगर आवृत्ति ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, अगर आवृत्ति कम तो पिच कम, याद रखेंगे साथी। जिसका पिच ज़्यादा होता है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, जिसका पिच कम होता है उसकी आवृत्ति कम होती है। जैसे शेर की दहाड़ने की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, उसका आयाम बहुत बड़ा बड़ा होता है। जो शेर जब दहाड़ता है तो उसका आयाम एम्पलीट्यूड जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए से उसकी आवाज़ दूर तक जाती है और उसकी आवृत्ति कम होती है। लेकिन जो चींटी है, मच्छर है, कान में भिन करता है तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए से उसकी आवाज़ दूर तक नहीं जाती है और उसका आयाम जो होता है छोटा होता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। तो यह रहा। अब हमने एक संबंध भी बताया था आपको कि T = 1/n होता है, और एक हमने बताया था V = λ/t, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी मतलब लैम्डा, समय 1/t। इसको अलग करना चाहें तो लैम्डा × 1/t आप कर सकते हैं। इस 1/t की ही वैल्यू होती है साथी, आप यहाँ से बदल सकते हैं। 1/t की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कि n बराबर भी आप 1/t लिख सकते हैं। तो n की मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कि लैम्डा V = क्या होगा, लैम्डा × n। ये चीज़ हमने बताया था। ये सब कॉन्सेप्ट हैं, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं, ना ही रटाने के हमारा उद्देश्य है। ठीक है ना, हमने इसको सेपरेट लेक्चर में भी बता रखा है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 126 हो गया, 126। अच्छा 126 में क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। अभी 126 कहाँ था, ये तो आपको कल बताए ही थे, एक बार हम रिवाइज करा दिए इसको। देखिए 126 में पूछा गया है कि जो संबंध है सही है कि नहीं सही है। मतलब कि देखिए पहला ऑप्शन दिया है लाल प्लस हरा मिलकर क्या बनाता है, श्वेत। ये सही है कि नहीं सही आप बताएंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है हरा प्लस नीला बराबर भी क्या बना रहा है, श्वेत बना रहा है। यह सही है क्या, सही है बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया है, अभी आप देखिए सेकेंडों में निकाल लेंगे इसको, रटने की आवश्यकता नहीं है। नीला प्लस लाल इक्वल टू क्या बोल रहा है, श्वेत। बताइए सही है या नहीं सही है। चौथा है साथी लाल प्लस नीला प्लस हरा बराबर श्वेत। क्या सही है यह बताना है। देखिए सही कैसे है, क्या है, हम इसको यहाँ पर एक जादुई ट्रिक बनाते हैं। उसको ट्रायंगल को आपको याद कर लेना है। देखिए इस प्रकार के आप ट्रायंगल बनाएंगे, इस प्रकार से आप ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा श्वेत लिखिएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिए मैजेंटा, और यहाँ पे लिख लीजिए मेसान का मतलब होता है पीकॉक कलर, पीकॉक मोर के कलर का पीकॉक कलर होता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए लाल, यहाँ लिख लीजिए हरा, यहाँ लिख लीजिए नीला, और यहाँ पे लिख लीजिए पीला। तो देखिए लाल और हरा मिलके पीला बनाता है, यहाँ पे लाल और हरा मिलके श्वेत लिखा है तो मतलब ये गलत हो गया। लाल और नीला मिलके मेजेंटा बनाता है, लाल और नीला मिलके श्वेत लिखा है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है भाई। अब देखना है हरा और नीला मिलकर श्वेत लिखा है तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हरा और नीला मिलकर मेसान बनाता है। लेकिन लाल हरा नीला मिल जाएगा तीनों तो क्या बनाएगा, श्वेत बनाएगा। राइट आंसर आपका चौथा है। बताओ सही है कि नहीं सही है। अगर आपसे पूछता है क्या पीला और नीला मिलकर क्या बनाएगा, तो बनाएगा श्वेत बनाएगा। अगर बोलेगा हरा प्लस मेजेंटा मिलकर क्या बनाएगा, तब भी श्वेत बनाएगा। मेसान प्लस लाल मिलकर क्या बनाएगा, तो भी श्वेत बनाएगा। इसको अपने दिमाग में रख लीजिए, यह आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है ना। यह आपकी ग्रुप डी मतलब अनेक जहाँ साइंस आते हैं बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, आपको समझ में आ जाएगा। इससे आप अनेकों जगह एग्जाम क्लियर कर लोगे साथी, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए बोल रहा है यदि लाल गुलाबी को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा। देखिए कोई भी प्रकाश की किरण हो, जैसे कि अगर बोले कोई प्रकाश किरण, कोई यह बोर्ड व्हाइट क्यों दिख रहा है, यह बोर्ड व्हाइट इस वजह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणों में बहुत सारे कलर होते हैं। 7 ही कलर नहीं होता है, अनगिनत कलर होती हैं। 7 तो मेजर कलर होते हैं जिसको हम कहते हैं। प्राथमिक कलर 3 ही होते हैं, हरा नीला और लाल, ये प्राथमिक कलर होते हैं। हरा नीला लाल, देखिए लाल हरा नीला यही 3 होते हैं प्राथमिक कलर। कितने लोग पीला भी जोड़ते हैं, पीला सेकेंडरी कलर में आता है। लाल हरा नीला यही प्राथमिक कलर होते हैं। इसी से हम सारे रंगों को बना सकते हैं, हर रंग को बना सकते हैं। तो यह व्हाइट क्यों दिख रहा है बोर्ड, क्योंकि यह सारे किरणों को क्या कर रहा है,
मतलब सारे किरणों को क्या कर दे रहा है भाई, यह रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, सारे किरणों को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसलिए से यह सफेद दिख रहा है। कोई चीज ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि सारे किरण को ऑब्जॉर्व कर लेती है, इसलिए से वो ब्लैक दिखता है। अगर पूछा जाए भैया यह नीला क्यों दिख रहा है हमारा शर्ट, टी शर्ट या शर्ट, तो आप कहेंगे नीला इसलिए दिख रहा है सर जी क्योंकि नीले किरण को ही केवल रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो सारे किरणों को सोख जा रहा है। कोई किरण लाल, कोई वस्तु लाल क्यों दिखता है, क्योंकि केवल लाल को ही रिफ्लेक्ट करता है, हमारी आंखों में इसमें लाल दिखाई देता है और सारी किरणों को सोख जाता है। इस तरह से कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यही बोला गया है, लाल गुलाब जो है पीले प्रकाश में रखा जाए तो कैसा दिखाई देगा। भाई देखिए, कोई भी कलर का वस्तु हो, अगर उसको केवल सफेद में रखें या फिर लाल कलर में, देखिए लाल कलर का वस्तु है, मान लीजिए लाल कलर का कोई वस्तु है, लाल कलर वाले वस्तु को अगर सफेद में रखेंगे और लाल में रखेंगे तभी यह लाल दिखेगा, अन्यथा किसी भी कलर में इसको रखेंगे तो काला दिखेगा। यानी लाल को अगर बोलेंगे नीले प्रकाश में कैसा दिखेगा तो काला दिखेगा, लाल को बोलेंगे हरे प्रकाश में कैसा दिखेगा तो भी काला दिखेगा। इस बात को याद रखना है। यानी लाल कलर जो है केवल सफेद में लाल दिखेगा और लाल में लाल दिखेगा। जैसे नीला प्रकाश है, नीला प्रकाश सफेद में तो नीला दिखेगा, सफेद में नीला दिखेगा और नीला में भी नीला दिखेगा। इस बात को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव नेत्र में रेटिना किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने में यह वस्तु दिखाई नहीं देगा। देखिए हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे देते हैं रेटिना से जुड़ा हुआ। आपके लघुत्री भी कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं भाई, ठीक है ना। आज ही हो सकता है महाभारतन ये दूसरे में ही खत्म हो जाए आपका। देखिए अगर ये आंख है हमारा, यह नेत्र है, यहाँ से इसको इरेज करिए, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है ना, यह नेत्र है, ऐसे यह नेत्र है। यहाँ से एक बेस लाइन जाता है। अगर पूछा जाता है हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है तो कहेंगे उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस याद रखेंगे। यहाँ पर रेटिना होता है, रेटिना यह होता है हमारा पीत बिंदु, इसे बोलते हैं पीत बिंदु ब्लैक बिंदु दोनों। इस रेटिना पर दो बिंदु, यह रेटिना है याद रखेंगे। जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। इसी कार्निया से प्रकाश एंट्री करती है हमारी आंखों में, याद रखेंगे। पहली बात, आंख में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो बताएंगे उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा बनेगा आपकी आंख में, और वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब उल्टा बनता है शरीर तो हम कैसे सीधा देख पाते हैं? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम इसे सीधा कर देता है मात्र कुछ ही सेकंड में। जो हमारे आंख में प्रतिबिंब बनता है वो मात्र 1/10 सेकंड तक ही रहता है। इस बात को याद रखेंगे, यह हमेशा आपको याद रखना है, 1/10 सेकंड तक ही रहता है, ठीक है ना भाई। अब देखना यह है, कार्निया से प्रकाश एंट्री करने के बाद रेटिना पर जाकर बनता है। इसके बाद यहाँ पर होता है सिल्ली मसल्स होते हैं और दो सेल होते हैं हमारे आंख में। रेटिना में दो सेल होते हैं, एक रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है। रॉड सेल सिलेंड्रिकल होता है। रॉड सेल का मतलब होता है कि हमारे आंख में जितने भी वस्तु दिखाई देते हैं, जैसे कुछ भी, अगर मान लीजिए जो जानवर होते हैं केवल बंदर को छोड़कर सबको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है सबको। जैसे सांड हो गया, गधा हो गया, कुत्ता हो गया, आप लोग कहते हैं ना वो ललकी पिलैया है, वो लाल कलर देख को मारती है, दौड़ा लेती है काटने के लिए, है ना। तो आप क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसको लाल कलर दिखने लगा। और जिस भी जानवर को, बंदर को छोड़ के जिस भी जानवर को अगर कोई कलर दिखने लगता है, इसका मतलब है इसकी मृत्यु नज़दीक है, मरने वाला है, ठीक है भाई। इस चीज़ को ध्यान देना, क्योंकि वो पगला जाता है और कलर को देखकर सबको भौंकना, काटना, यह सब, और आदमी परेशान हो जाते हैं, उसको मार ही देते हैं या फिर वो अपने आप मरने लगता है। अब देखिए, उसके दिमाग में कोई चोट लग जाता है, इस वजह से उसको एक तरह से कलर, उसके दिमाग में चोट लगने की वजह से उसमें कोन सेल जनरेट हो जाता है ना। तो याद रखेंगे, मानव में रॉड सेल भी होता है, कोन सेल होता है। जिसके पास कोन सेल नहीं होता है उसे कहते हैं वह एक तरह से कह लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस है। कुछ लोगों को हो जाता है, कलर नहीं पहचान पाते हैं, तो उनके आंख में इसी की कमी हो जाती है, कोन सेल की, इसलिए वो कलर नहीं पहचान पाते हैं। जिसके आंख में रॉड सेल है वो सारी वस्तु को तो देख सकता है, केवल अगर जिसकी आंख में रॉड सेल है वो सारी वस्तु को तो देख सकता है, लेकिन कलर नहीं पहचान सकता। यह बात याद रखेंगे। जिसकी आंख में कोन सेल है वो कलर भी पहचान सकता है, याद रखेंगे। कोन सेल कलर पहचानने में मदद देता है और रॉड सेल वस्तु को दिखाने में मदद करता है। इस बात को याद रखेंगे। अब जिसके आंख में दोनों है भैया वह बहुत ही स्वस्थ आदमी है, उसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर होता है सिल्ली मसल से क्या होता है, हमारी आंख के जो ये लेंस होता है इसको बिल्कुल सटीक, मतलब कि बिल्कुल सही पोजीशन पर बनाए रखता है। अगर यह मसल टाइट हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये मसल टाइट हो जाता है तो क्या होता है, अगर ये मसल टाइट होगा तो यहाँ पर जो लेंस है यह ढीला, मतलब टाइट पे दबा देगा। इसे जब दबाएगा तो इसका फोकस जो बनना चाहिए रेटिना पर, और रेटिना पर ना बनकर यहाँ नज़दीक बनने लगता है। जब फोकस नज़दीक बनने लगता है तो इसे हो जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। लेकिन जब यह ढीला पड़ जाता है, जब यह ढीला हो जाता है तो हमारा यही फोकस जो यहाँ बन रहा था, अब यह फोकस कहाँ बनने लगेगा? यह फोकस जो है यहाँ पे टकराने के बाद यह फोकस रेटिना से बाहर बनने लगता है, तो इसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष।
जब फोकस दूर बनता है, कब दूर बनता है, तो कहेंगे सिल्ली मसल जो है इसे ढीला हो जाता है। यहाँ पे सिल्ली मसल होता है, हमारे आंख के लेंस को पकड़ा हुआ होता है, तो ढीला हो जाता है। यह ज़्यादातर बढ़ोतरी में होता है, जब मसल वसल तब ढीले हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं भैया सठिया गया, आंख भी कमजोर हो गया। तो ज़्यादातर अगर स्वस्थ है आदमी तब तो सही रहता है। यह वाला ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, यह वाला ज़्यादातर बूढ़ों में देखने को मिलता है। तो यह दूरदृष्टि दोष, इसे तो कहते हैं दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लगाते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस याद रखना भैया, अवतल लेंस दर्पण मत लगा के चले आना, शीशा नहीं लगाते हो। और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं, याद रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भैया चश्मे में, बूढ़े के चश्मे में नजदीक देखने के लिए क्या लगाया जाता है? यह हम गांधी जी का चश्मा बना देते हैं, ये गांधी जी का चश्मा है। नजदीक देखने के लिए क्या लगाते हैं? याद रखना, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु दिखाई देगी, निकट की दिखाई देगी, दूर का नहीं दिखाई देगा। निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर का तो दिखाई देगा लेकिन नजदीक का, निकट का नहीं दिखाई देगा। इस बात को याद रखना है। दूर दृष्टि दोष अगर बोलेगा, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। इस बात को याद रखना है। अब देखिए, यह हमारा निकट, यह हमारे निकट की वस्तु के लिए है, यहाँ पर लगता है ऊपर दूर की चीज देखने के लिए जो बुढ़े होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हमने बोला क्या? अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, तो यहाँ पर निकट की देखने के लिए क्या, कौन सा लेंस लगेगा? याद रखना है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, लेकिन निकट की देखने के लिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का यूज होगा। इस बात को याद रखना। कैसे? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है? दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है, निकट की नहीं दिखाई दे रही है। जब निकट की नहीं दिखाई दे रही है तो निकट का देखने के लिए हम क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। और यहाँ पर ऊपर क्या है? ऊपर है हमारा दूर दृष्टि, मतलब कि एक तरह से क्या है, ऊपर की मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता तब लगाते हैं। अब दूर किस में नहीं दिखाई देता है? तो कहेंगे निकट में, निकट दृष्टि दोष में दूर की नहीं दिखाई देती है। जब दूर की नहीं दिखाई देती है तो कौन सा लेंस यूज होगा? अवतल लेंस। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऊपर अवतल लेंस यूज होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपसे पूछा जाता है, याद कर लेंगे भाई। यह चीज समझ में आ गया? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कैसे क्या होता है, सब चीज हो गया क्लियर भाई। अब देखिए यहाँ पर यह रॉड सेल हुआ, सॉरी सिली मसल हो गया, रॉड सेल, कोन सेल का काम खत्म हो गया, रेटिना का काम खत्म हो गया, पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु और ब्लैक बिंदु मैंने भी होता है, दो बिंदु होता है हमारे आंख में नर्वस सिस्टम के पास। ब्लैक बिंदु जो होता है, यहाँ पर ब्लैक स्पॉट जो होता है, वहाँ पर अगर प्रकाश की किरणें आती हैं यहाँ से, तो वहाँ पर पड़ने के बाद कोई हमको वस्तु दिखाई नहीं देता है। और जो पीत बिंदु होता है, पीत बिंदु पर स्वच्छ यानी साफ सुथरा दिखाई देता है, जिसे कहते हैं हम लोग साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और है साथ ही, हमारे आंख में प्यूपिल होता है, कार्निया के बाद प्यूपिल होता है, प्यूपिल। इस प्यूपिल में क्या होता है साथी, जो हमारे आंख में प्यूपिल होता है, जो ब्लैक ब्लैक होता है, जब हम क्या करते हैं, वो लाइट को एडजस्ट करता है। वो लाइट को क्या करता है? एडजस्ट करता है। वो लाइट को एडजस्ट करता है। लाइट को एडजस्ट करने का मतलब, अगर आप कभी धूप से मान लीजिए कभी खिचड़ी उचड़ी का दिन चल रहा है, मकर संक्रांति का, पतंग वतंग उड़ा के आ रहे हो ऊपर से, जैसे ही घर में जाते हो गट्टा चूरा खाने के लिए, तो आपको कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो पुतली वो छोटी होने सॉरी बड़ी फैलने लगती है, उसको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब उजाले से अंधेरे में आते हैं तो आपकी पुतली जो होती है यह फैलने लगेगी, फैलकर बड़ी होने लगेगी, जिससे कि उसको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो कम समय बाद, मतलब कि थोड़ी देर बाद आपको सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन जब आप अंधेरे से उजाले में जब जाते हैं तो आपकी आँख छोटी छोटी हो जाती है, देखते हैं ना, छोटी छोटी हो जाती है, जिस कारण से कहते हैं भैया हाँ, हमारी उस समय हमारी आँख को कम लाइट की आवश्यकता होती है, जहाँ पे ज़्यादा प्रकाश होता है। तो लाइट को एडजस्ट करने का काम करता है पुतली, इस बात को याद रखना है। सारी चीज़ें हो गई बताना। अब एक होता है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो होता है यह रेटिना के पास होता है, एक्वस ह्यूमर हमारे आंख को गीला करके रखता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हाँ, मानव नेत्र स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है? देखिए, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी आंख द्वारा सामंजस्य है ना। नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। बिल्कुल, जो नेत्र लेंस होता है इसको हम जैसे चाहें वैसे एडजस्ट करें, समझ रहे हैं ना। अगर यह चीजें हो रही हैं हमारे आंख में, तो यानी कि हमारा आंख जो है स्वस्थ है, मानव का आंख, याद रखेंगे। स्वस्थ नेत्र की दूर बिंदु कितनी होती है? स्वस्थ नेत्र की दूर बिंदु कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। निकट दृष्टि दोष, निकट बिंदु यानी कि निकट नेत्र की स्वस्थ दूरी कितनी होती है? एक तरह से स्वस्थ नेत्र जो होता है निकट की देखने के लिए, उसकी डिस्टेंस कितना होता है कम से कम? तो बताएंगे 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है, इस बात को याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर निकट की स्वस्थ देखने के लिए, और दूर अगर आप देखना चाहते हैं अनंत तक देखिए, तब स्वस्थ माना जाता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है भाई? मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, कैसा होता है? उल्टा होता है, वास्तविक होता है, और वस्तु से छोटा होता है। समझ में आ गया? उल्टा, वास्तविक, याद रखेंगे। उल्टा होता है, उसको सीधा करके दिखाता कौन है? यह नर्वस सिस्टम जो होता है। यहाँ यह एमसीबी होता है, पूरे शरीर का, पूरे बॉडी का एमसीबी होता है, ये चीज याद रखेंगे। नेत्र लेंस होता है भैया, नेत्र लेंस कैसा होता है भैया? उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता था? हमने बताए थे, चलिए फिर से बता देते हैं फटाफट, देखना।
उत्तल लेंस के सारे प्रतिबिंब को देख लीजिए। उत्तल लेंस में सारे जितने भी किरण होते हैं एक जगह कलेक्ट होते हैं, इस वजह से उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी, भाई सारी किरण मिल जाए, सारी किरण मिलता है तो उत्तल लेंस में हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सारी किरणों को फैला देता है, उस वजह से उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी लेंस। चलिए देख लीजिए 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला उत्तल लेंस में हमने अवतल वाला बताया था, दर्पण वाला बताया था, आज उत्तल लेंस का देख लीजिए, है ना। लेंस का भी आज देख लीजिए फटाफट। 6 प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन बड़ा बनता है। अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है, याद रखेंगे, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में एकमात्र बनता है, लास्ट का कंडीशन। और उत्तल लेंस में आभासी वास्तविक दोनों बनता है, याद रखेंगे, बराबर भी बनता है वस्तु के, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। सब प्रकार के प्रतिबिंब उत्तल लेंस से बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में मात्र एक ही बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा, सीधा, आभासी। ठीक है, देखिए पहला प्रतिबिंब जब अनंत पर वस्तु हो, जब अनंत पर वस्तु होता है तो यहाँ पर टकराने के बाद साथी यह कहाँ से होकर जाता है, एफ से होकर जाता है। यह एफ है, एफ है, यह छोटा सा बिंदु के आकार का बनता है। यहाँ पर होता है एफ, यहाँ पर होता है 2f, यहाँ पर होता है o, यहाँ पर होता है f डैश, यहाँ पर होता है 2f डैश। ठीक है ना, यह पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन में क्या है, वस्तु अनंत पर होता है, अनंत से आ रहा है, देखो ये वस्तु का प्रतिबिंब, तो कहाँ से बनेगा, मतलब कहाँ पे बनेगा, f डैश पर बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। लिख लीजिए फटाफट, इसको लिखिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा देखिएगा, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अब इस बार यह 2f है और यह f है, यहाँ पर f डैश है, यहाँ पर 2f डैश है, 2f डैश है। अब वस्तु 2f डैश, 2f और अनंत के बीच में है। जब 2f अनंत के बीच में है तो यहाँ टकराने के बाद f से होकर जाएगा और एक हमारा o से होकर जाता है, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, f और 2f के बीच में। f और देखिए कहाँ पर रखा गया है पहले वस्तु, तो बता देंगे अनंत और f यानी कि 2f के बीच में, अनंत और 2f के बीच में वस्तु है, तो f पर f और 2f डैश के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। छापते रहिए, छाप लीजिए, हम निर्देश करेंगे अभी इसको। तीसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा, तीसरा में क्या बोला जाएगा भाई, पहले अनंत पे था, अभी 2f और अनंत के बीच में था, इस बार 2f पर बनेगा। 2f पर अगर रखेंगे भाई, यह कंडीशन पूछा जाता है, इस बार अगर 2f पर रखेंगे तो 2f पर वस्तु का प्रतिबिंब रखते ही एक तो f से होकर जाएगा और एक हमारा o से होकर जाएगा। तो इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f डैश पर ही दूसरी तरफ क्या बनेगा, 2f डैश पर ही बनेगा। यह f डैश है, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, यह हमारा हो गया, और यह हमारा 2f पर है तो 2f पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा, वास्तविक, वास्तविक, देख लीजिए भाई मात्रा मंत्रा, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा वास्तविक, और 2f डैश पर, 2f डैश पर, उल्टा वास्तविक, 2f डैश पर, और बताइए 2f डैश पर, और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। यह बात आप याद रखेंगे, वस्तु के बराबर बना कि नहीं बना। चौथा कंडीशन, इस बार 2f और f के बीच में होगा वस्तु, 2f यहाँ पर है और यहाँ पर f है। 2f का मतलब वक्रता त्रिज्या, f का मतलब फोकस दूरी, है ना, याद रखिए भाई, यह मुख्य अक्ष होता है। और यहाँ पर इस बार वस्तु यहाँ पर रखेंगे, जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से जाएगा, इसे कहेंगे f से हमेशा होकर जाएगा। कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर, कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर निकलेगी, अगर कोई भी किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए o से होकर जा रहा है, यहाँ से होकर जा रहा है, ये कहाँ पे काटेगा, तो कहेंगे अनंत और 2f के बीच में, यहाँ 2f डैश है, यहाँ f कहाँ काटा, अनंत और 2f के डैश, अनंत और 2f डैश के बीच में, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ पर रखे हैं वस्तु आप, 2f और f के बीच में वस्तु रखे हैं, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, और 2f डैश और अनंत के बीच बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए यह छाप लिए होंगे, 2 कंडीशन और है, छापिए। देखिए चौथा हो गया, पांचवा कंडीशन क्या है, पांचवा कंडीशन में जो उत्तल लेंस है साथी यहाँ पर रहेगा, और इस बार जो होगा प्रतिबिंब, जो वस्तु होगा पहले 2f, इस बार f, इस बार f पर ही वस्तु रखेंगे। जब f पर रखेंगे साथी तो पहली बात है f से होकर जाएगा, f डैश है, यह 2f डैश है, 2f डैश याद रखेंगे, और यहाँ से o से जाएगा, तो ये काटेगा तो लेकिन अनंत पे जाके काटेगा साथी। देखिए काटने का माहौल बन रहा है, लेकिन अनंत पे जाके काटेगा, कहाँ पर, अनंत पर। तो बता देंगे कैसा बनेगा, पहले रखेंगे वस्तु f पर, वस्तु f पर है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा है तो वास्तविक बनेगा। हमेशा याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम पर्दे पे बना सकते हैं, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, कहाँ पर, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर, और उल्टा वास्तविक अनंत पर, और क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा लिख लीजिएगा।
पांचवा छठा कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। छठा कंडीशन आपसे पूछा जाता है कौन सा लेंस है जिसमें आभासी प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु से बड़ा की बात करेगा आभासी प्रतिबिंब तो बता देंगे उत्तल लेंस। यहाँ पर देखिए यह एफ है, यह 2f है, 2f एफ हो गया, या 2f हो गया, या f डैश हो गया, या 2f डैश हो गया। याद रखेंगे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथी आपके लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ से टकराया, टकराने के बाद एफ से होकर तो जाएगा। अब आप खुद देखो जब यहाँ से होकर जा रहा है या प्रतिबिंब या लाइन ओ से होकर जाना है, अब ये कभी मिलेगा भाई? कभी नहीं कटेगा, यह फैलता चला जाएगा, ऐसे फैलता चला जाएगा। फैलेगा तो कहीं नहीं कहीं अगर पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे कहीं ना कहीं काटेगा। ऐसे पीछे बढ़ा दीजिए, कहाँ काट रहा है देख लीजिए, यहाँ पे काट रहा है। जब यहाँ पे काटेगा तो आप कह देंगे भाई यह हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बन रहा है, आभासी वस्तु से बड़ा। ये छठा कंडीशन है। कहाँ पे रखे हैं वस्तु आप? वस्तु का जो पोजीशन होगा एफ और ओ के बीच में, एफ और ओ के बीच में ओ है। और प्रतिबिंब का पोजीशन, प्रतिबिंब का तो कहेंगे उल्टा सीधा बनेगा, सीधा। जब सीधा है तो आभासी बनेगा, मतलब काल्पनिक आभासी। इसके बाद वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के ही ओर बनेगा, वस्तु के ही ओर बनेगा। इस बात को लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। अब एक अवतल लेंस वाला देख लीजिए। अवतल लेंस में केवल एक ही बनता है। अब देखिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस भी तीन तीन प्रकार के होते हैं, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए अगर जानना है तो। जैसे उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बताएंगे भैया? द्विउत्तल लेंस। उत्तल लेंस में तीन प्रकार होते हैं, बता देते हैं। देखिए उत्तल लेंस में भी तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से? देखिए द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल। द्विउत्तल लेंस में क्या होता है? इस प्रकार से होता है, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। द्विउत्तल को क्या कहते हैं? उत्तलावतल। उत्तल द्विउत्तल को क्या कहते हैं? द्विउत्तल, याद रखिए। इसके बाद समतल उत्तल, समतल समतलोत्तल होता है। समतलोत्तल में क्या होता है? एक पृष्ठ समतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। जो तीसरा होता है साथी, तीसरा को बोला जाता है अवतलावतल, अवतला, अवतला उत्तल, अवतला उत्तल। अवतला उत्तल जो होता है, एक पृष्ठ तो अवतल होता है, उसका एक पृष्ठ तो अवतल होगा, एक पृष्ठ अवतल होगा। कैसे बनता है देख लीजिए, एक पृष्ठ अवतल होगा ऐसे, और दूसरा उत्तल होगा, दूसरा उत्तल होगा, इस प्रकार से होगा, दूसरा उत्तल होगा, ऐसे होता है। यह अवतल होता, अवतलोत्तल मतलब उत्तल का ही प्रकार है। इसी प्रकार से अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। द्विअवतल होता है, द्विअवतल। द्विअवतल का मतलब दोनों अवतल होता है, दोनों पृष्ठ। समतलोत्तल की जगह समतला अवतल होता है, समतला अवतल, समतलावतल, समतलावतल होता है। इसमें क्या होता है? एक पृष्ठ समतल होता है, दूसरा अवतल होता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। और जो तीसरा होता है उत्तलावतल होता है। इसे उत्तल लेंस में अवतलावतल और इसमें उत्तलावतल, उत्तला प्लस अवतल लिख सकते हैं आप, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है? एक तो आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और एक इस प्रकार से ऐसे जाता है, ऐसे बनता है, ठीक है ना। यह होता है। अब अवतल लेंस में इमेज का बनना देख लीजिए भाई। अभी 1 घंटा चलेगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। शेयर करना है तो दबा के शेयर कर दीजिए। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी हैं राजन सीरीज में सब कंप्लीट कराएंगे। आज नहीं कंप्लीट होगा तो कल लास्ट आ जाएगा, ठीक है ना, महामैराथन। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अगर आज एसएसटी का लग सकता है तो 3 बजे एसएसटी का हम लगा देंगे, एसएसटी का महामैराथन। अगर हो सकता है, अगर आज ना लगे तो कल के बाद, कल साइंस खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से मैथ खत्म हुआ, साइंस भी खत्म होगा। साइंस के बाद जो प्रशिक्षु भैया पहले यह जान लें जिनको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें नहीं मिल रही हूँ, आकर ढूंढें, दूसरे मित्र का सहायता लें, कमेंट में पूछें उनसे, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कमेंट में प्लेलिस्ट में आएंगे। 3rd सेमेस्टर का सारे क्लास हम लगा दिए हैं भाई। मैथ के भी महामैराथन 2-2, 3-3 बार प्रीवियस ईयर पेपर सब खत्म हो चुका है। साइंस के चल ही रहा है महामैराथन, साइंस का बेसिक खत्म हो चुका है, एसएसटी का बेसिक खत्म हो चुका है। एसएसटी का महामैराथन कल या परसों से लग जाएगा। अगर आज हो सकता है तो आज भी लगा देंगे। देखिए अवतल लेंस में मात्र एक ही फिगर बनता है भाई, एक ही। यह बना लीजिए अच्छे से। अवतल लेंस क्या होता है? बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। यह मुख्य अक्ष हुआ। अगर कोई भी प्रकाश किरण, कोई भी वस्तु आप चाहे जहाँ रख दें, यहाँ पर 2f होता है, यहाँ पर f होता है, यहाँ पर हमारा o होता है। कोई भी कहीं भी आप वस्तु रखें तो हम वस्तु यहाँ पर रख लेते हैं। जब वस्तु यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ टकराने के बाद यह कैसे जाएगा? ऐसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा। टकराने के बाद वो सीधा निकलेगा। हमने बताया था यह कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण जाती है तो यहाँ पर देखिए दिखेगा, आता हुआ दिखेगा फोकस से, और एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, यह O से। जब O से जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। आप देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब को हम I से दिखाते हैं, I और I डैश, इसको O और O डैश। यानी आप साफ साफ कह सकते हैं अगर वस्तु कहीं भी रख दें, इस पर कहीं भी रखें, तो हमेशा और हमेशा हर कंडीशन में वस्तु का वस्तु अगर 2f पर हमने रखा है, 2f अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बताएंगे? छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी क्यों बनेगा? क्योंकि सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और किसके बीच बनेगा? एफ और ओ के बीच बनेगा। यह चीज़ें हैं। इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब छोटा ही होता है।
अगर अनंत पे रखा है वस्तु तो एक कंडीशन है कि एफ पर बन सकता है, आपका एफ पर बन सकता है प्रतिबिंब। लेकिन अगर कहीं भी रख दिया जाए या अनंत को छोड़कर तो हमेशा और हमेशा आपका जो प्रतिबिंब बनेगा एफ और ओ के बीच में ही बनेगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। शेयर करना नहीं भूलिएगा भाई, शेयर कर दीजिए सही बच्चे। नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस कैसा होता है भाई? नेत्र लेंस अभिसारी होता है कि अपसारी होता है? भाई हमने बताया नेत्र लेंस मतलब कि उत्तल लेंस, नेत्र लेंस में उत्तल लेंस होता है मतलब कि अभिसारी होगा। ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। फिगर देखे होंगे आप, कभी इंटर वगैरह में पढ़ते होंगे तो साफ साफ दिखाई देता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, दूर सूक्ष्मदर्शी मतलब यह है पूरा खगोलीदर्शी, खगोल सूक्ष्मदर्शी मतलब खगोल पूरी विश्व मतलब पूरा आपको आसमान को देखने के लिए जो नक्षत्र वगैरह होते हैं। दूरदर्शी के अवदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है। प्रश्न को सुनिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करना है तो लिखते चलिए, अन्यथा कंडीशन में भनभना के सुनिए। अगर देखना है भाई कि आराम से पढ़ सकें, मतलब कि बेसिक्स से पढ़ा दें सर हमको, तो बेसिक से पढ़ने के लिए हमने सारे क्लास दे दिए हैं। आप चाहें तो अभी भी आपके पास समय है, 2-3 दिन में आप पूरा बेसिक भी खत्म कर सकते हैं। यह जो पढ़ा रहे हैं ना, ये सब एक एक लेक्चर नहीं, 4-4, 5-5 लेक्चर में खत्म हुआ है। आप देखिए आकर। दूरदर्शी के अवदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होगी। ठीक है, दूरदर्शी जो होता है, दूरदर्शी के अवदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी जो होती है, अवदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के योग के बराबर होती है। याद रखेंगे ये क्या होता है, आप आकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एक लेंस का फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? देखिए भाई क्षमता बता देते हैं हम आपको। उत्तल लेंस, देखिए जिसका फोकस दूरी प्लस उसका क्षमता भी प्लस, यानी उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। याद रखेंगे हमने बताया है। और अवतल लेंस में फोकस दूरी निगेटिव होता है। इस वजह से अवतल लेंस का जो क्षमता होता है माइनस में आता है और उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है प्लस में आता है। क्षमता क्या होता है? P = 1/f। जब f जो होता है सेंटीमीटर में हो, जब फोकस दूरी मीटर में हो। अगर यह फोकस जो है सेंटीमीटर में आ जाता है तो P = 100/f हो जाता है, तो इसे कहते हैं डायोप्टर। यहाँ पर P जो होगा डायोप्टर में आता है, यानी कि जो क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब यहाँ पे दिया है एक लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता बताइए। एक लेंस की बताइएगा, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता बताइए। क्षमता यानी P = 1/f। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हमने बताया था यहाँ पे 100 कर देंगे, तो P = 100/20 यानी कितना होगा? 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर आपका राइट आंसर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी बताइए। देखिए इस बार फोकस दूरी दिया था, अब इस बार डायोप्टर दिया है, आपसे फोकस पूछ रहा है। तो अगर P = दिया है 2 डायोप्टर तो पूछ रहा है फोकस, तो बता दीजिए। P = 100/f, यानी कि f है सेंटीमीटर में ही आएगा अब आपका, तो f = कितना होगा? 100/p। 100 p की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 यानी कि 50 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला चलते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु कितना होगा? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु की जब बात करेगा तो याद रखना है भाई अनंत होता है। हमने बता रखा है 25 सेंटीमीटर से अधिक। 25 सेंटीमीटर से अगर अनंत नहीं दिया है, देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हमेशा व्यक्ति, अगर आपसे बोला जाए किसी व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, जब 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है मतलब कि उसे दूरदृष्टि दोष हुआ है। दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट की नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बोला जाए किसी भी व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, मतलब 25 सेंटीमीटर के पहले की वस्तु दिखाई दे रही है, बोला जा रहा है यही भाई 25 सेंटीमीटर से आगे की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए निकट बिंदु के लिए हमेशा सुचारू रूप से देखने के लिए 25 सेंटीमीटर अनिवार्य होता है। अगर आपको 25 सेंटीमीटर से पहले की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो जान लीजिएगा आपको दूर दृष्टि दोष हुआ है, क्योंकि दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, नजदीक की नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपको बोला जाए 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, 25 सेंटीमीटर से आगे 26, 25 आपको लिख कर भी दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही तो बताइए कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो आप कहेंगे भैया 30 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, मतलब कि 25 सेंटीमीटर से अधिक हो गया है, मतलब कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। अब दूर की वस्तु किसमें नहीं दिखाई देती है? निकट दृष्टि दोष में नहीं दिखाई देती है। निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर का न दिखने का मतलब है उसे निकट दृष्टि दोष है, निकट का है और दूर का नहीं है। इस तरह से बताएंगे। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो अच्छी बात है। किसी गैस में निम्न प्रकार के तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं। भाई किसी गैस में बताइए किस प्रकार की तरंग उत्पन्न हो सकती हैं, आप खुद बताइए। किसी भी गैस में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न हो सकती हैं? केवल और केवल अनुदैर्ध्य तरंगे यानी ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, याद रखना है आपको। लोहे में निम्न प्रकार के तरंगे उत्पन्न हो सकती है। भाई लोहे में किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य उत्पन्न हो सकती है? लोहे में तरंग अगर कहा जाए लोहे के अंदर जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है और लोहे के सतह पर अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि लोहे के अंदर अगर आप
कुछ मान ली किसी डंडे से मारेंगे तो लोहा घन 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 करेगा, आवाज़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वह लोहे के अंदर हो रहा है ना, लोहे की सतह पर। अगर लोहे की सतह को हमको देखना है तो प्रकाश की लाइट गुजारनी पड़ेगी। इस वजह से अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं प्रकाश तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं ध्वनि तरंगे होती हैं। तो लोहे अगर चाहे जो मेटल हो, अगर बोला जाए उसमें किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं या फिर गुजर सकती हैं, तो कहेंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे उसमें जा सकती हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ के कारण वो दिखाई देगा उसका सतह, और अनुदैर्ध्य के कारण उसको पीटने पर बजाने पर आवाज निकलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? हमेशा पता है ठोस में होता है। इसमें लिखा है ठोस द्रव गैस, तो हमेशा बता देंगे ठोस में ध्वनि की तरंग ज्यादा होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, हमने आपको बता रखा है भाई, है ना। ध्वनि तरंगे कैसे होती हैं? ध्वनि तरंगे हमेशा याद रखेंगे, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। भाई ये इसमें गलत दिया है, इसमें गलत दिया है, इसमें अनुप्रस्थ लिखा हुआ है। ध्वनि तरंगे केवल अनुप्रस्थ नहीं होती हैं, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ अगर दिया होता तो वो सही हो जाता, लेकिन अगर अनुदैर्ध्य ऑप्शन में दिया है, एक में अनुप्रस्थ दिया है, तो यहाँ पे ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ लगाया हुआ है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत लगाया है राजन सीरीज में। आप याद रखेंगे अगर ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य केवल ऑप्शन में है तो अनुदैर्ध्य टिक करेंगे, अगर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों है कहीं तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों टिक कर देंगे। ठीक है ना। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण हमेशा तरंग की दिशा के समांतर चलते हैं, याद रखेंगे, और अनुप्रस्थ में लंबवत चलते हैं, दोनों याद रखेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग में जो तरंग होते हैं, तरंग के जो कण होते हैं वह तरंग मतलब ध्वनि तरंग के दिशा के समांतर चलते हैं, याद रखेंगे, यही पूछा गया है। और जो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं उसमें लंबवत चला जाता है। ठीक है ना। अगला अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण हो गया भाई। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण कैसे चलते हैं? तरंग की गति के दिशा के, हम लिखवा देते हैं, चलिए लिख लीजिए। तो ये दोनों बातें क्योंकि आपसे पूछी जाएंगी तो आप बता सकते हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ, या पूछा जाएगा भाई आपसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए भाई हमारा यह नहीं रूप होता है कि आपको लिखा लिखा पढ़ा दें, रटा रटा पढ़ के पढ़ा दें, हमको मतलब देखा ही नहीं जाएगा। हम जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता देंगे आपको तब तक हमसे रहा नहीं जाएगा। इस वजह से हम इस तरह PDF से ही पढ़ाते हैं लेकर। ऐसे आपको सही लगता है तो पढ़िए, अन्यथा कंडीशन है भाई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आप देख सकते हैं साथी। लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ेंगे तो शायद आपका ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन छूट जाए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा, यह हम वादा करते हैं। चलिए देखिए अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं साथी बता देंगे। तरंग की दिशा के लंबवत चलती है। अनुप्रस्थ जो होता है तरंग की दिशा में, तरंग की दिशा के लंबवत चलती हैं, लंबवत चलती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं? तरंग की दिशा के समांतर चलती हैं। इसको लिख लेंगे आप, फटाफट लिख लीजिए। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है। भाई घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल क्या होता है? घड़ी में मिनट वाली सुई का एक आवर्तकाल, कोई भी अगर पूछा जाए कि घड़ी में जो घंटे वाले सुई होती है उसका आवर्तकाल कितना होता है? घंटे वाली सुई पता है, अगर 1 घंटा हुआ तो 1 पे आएगा, 2 घंटा हुआ तो 2 पे आएगा, 3 घंटा हुआ तो 3 पे आएगा। इस तरह से 12 घंटे में वो 1 चक्कर लगाएगा। तो घड़ी में जो घंटे वाला सुई होता है उसका आवर्तकाल 12 घंटा होता है, लेकिन मिनट वाला सुई हर घंटे में 1 चक्कर लगाता है। तो याद रखेंगे जो मिनट वाला सुई होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है। और जो सेकंड वाला होता है उसका 1 मिनट होता है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। जो सेकंड वाला होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? 1 मिनट होता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, उसकी आवृत्ति बता दीजिए भाई। हमने बताया है n = 1/t, n = 1/t। अगर बोला जाए एक कण का आवर्तकाल सेकंड है, 0.0 सेकंड है, पूरा बना लो। अगर एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, उसकी आवृत्ति होगी, उसकी आवृत्ति क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है भाई, तो बता देंगे n = 1/t है। तो किसी आवृत्ति की बात करेंगे। देखिए आवर्तकाल पूछ रहा है आपसे, तो आवृत्ति का मतलब क्या होगा? t = 1/n। आवृत्ति आपको दिया है 0.02, पूछ रहा है आवर्तकाल बताइए, तो आप बता सकते हैं 1/0.02 यह आवर्तकाल सेकंड में आएगा, यानी t = कितना हो जाएगा? देखिए 100/2, यानी कि t = 50 सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, ऐसे लगाते हैं। भाई बताइए हमने संबंध बताया कि नहीं बताया है? आवर्तकाल में आवृत्ति में संबंध बताया है, वही पूछा गया है आवर्तकाल आवृत्ति में संबंध कौन सा सही है, बताने 1/t या फिर t = 1/n। अगर पूछा जाए आपसे आवृत्ति वेग और लेमडा में संबंध बताइए, तो हमने बता रखा है इसको भी v = n × लेमडा। कैसे आया है? जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको पता होगा। अगर आपसे पूछा जाता है t, v और लेमडा में संबंध बताइए, तो भी हमने बता रखा है v = दूरी बटे समय, यानी कि v = λ/t। देखिए भाई हम लोग 125, आज थोड़ा सा फास्ट नहीं है ना, चलिए अच्छा अभी फास्ट हो जाता है।
50 क्वेश्चन तक कर लिया हमने भाई, बहुत क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसमें आपको दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी सब कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से ही, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग में अगर बात किया जाए दो श्रृंगों के बीच की दूरी कितनी होती है, एक तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। अनुप्रस्थ तरंग में चाहे जो तरंग हो, अगर यहाँ से दो श्रृंग बन रहा है, एक श्रृंग दो श्रृंग, तो इसी को बोलते हैं तो एक तरंग दैर्ध्य, एक तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब दूरी होता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं आयाम, इसे बोलते हैं आयाम, याद रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें ताप मापने का जो विभाजन स्केल होता है 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक होता है। 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट होता है, याद रखेंगे। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन होता है। कभी भी आप लगा के नहीं आएंगे सेंटीग्रेड। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K/5, यह भी याद रख लेंगे। K-273 याद रखेंगे भाई। एक रोमर भी होता है, रैमर को लिया नहीं जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पेचिस नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है। भैया अब आ गया बायोलॉजी। तो पेचिस जो बीमारी होता है साथी, उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव एक तरह से जिम्मेदार होता है, तो उसका नाम होता है, याद रखेंगे, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका करके याद रखिए, हमेशा आपको याद रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः, देखिए एक चीज आपको बताते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो जल की बूंदें होती हैं, जल की बूंदें, देखते हैं बारिश में जल की बूंदें बबल बबल बनती हैं, तो कौन सा लेंस है या फिर दर्पण है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता है उसमें, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। बताइए क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। क्या होता है, जो बरसात में बबल बनते हैं, या फिर जो देखते हैं गुब्बारा बनता है ना, बोलते हैं गुब्बारा बन गया, क्या बोलते हैं, हम लोग बचपन में बोलते थे, अभी भी बोलते हैं भाई है ना, गुब्बारा बन गया। और नया वगैरह भी हम लोग दिखाते थे कि भाई गुब्बारा बन रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। जब बारिश बहुत तेज होता था तो गुब्बारे रूप में बोला जाता था, घर में दादी वगैरह बोलती हैं, जब गुब्बारा तेज बनता है, मतलब गुब्बारा जब बनने लगता है पानी, मतलब बारिश बहुत तेज होने वाली है, इस तरह से देखते थे ना। तो वही चीज़, जब गुब्बारा बनता था उसमें कौन सा लेंस होता है, याद रखेंगे, लेंस, दर्पण नहीं होता है भाई, उसमें लेंस होता है, याद रखेंगे, अवतल लेंस होता है वो चीज़, ठीक है ना। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु का भार होता है। देखिए भाई, उत्प्लावन बल क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। आर्किमिडीज कहते थे, आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है कि किसी वस्तु को हम अगर पानी में डुबाते हैं तो वस्तु पानी के बाहर उतना ही पानी, मतलब अगर किसी बाल्टी में पानी भरा है तो कोई वस्तु अगर पानी में डालेंगे तो उतना ही पानी बाहर गिरेगा जितना उस वस्तु का भार होगा, यानी कि वस्तु के भार के बराबर पानी जो बाहर विस्थापित होता है, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और उत्प्लावन बल का मतलब यह हो गया, कोई वस्तु अगर तैर रहा है उस पे, तो यह उत्प्लावन बल के कारण तैर रहा है, ये बात याद रखेंगे, है ना। अगर कोई वस्तु डूब गया तो इसका मतलब कि द्रव से जो डूबी हुई वस्तु है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है। अगर कोई वस्तु तैर रहा है तो उसकी डेंसिटी यानी घनत्व कम है। अगर बर्फ है, बर्फ को किसी ग्लास में हमने रख दिया, अब बर्फ तैर रहा है किसी ग्लास के ऊपर, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बर्फ की घनत्व ज़्यादा है कि पानी की घनत्व ज़्यादा है। भैया बर्फ तो तैर रहा है तो बर्फ की घनत्व ज़्यादा कम होगी पानी से, बर्फ का घनत्व कम होगा पानी से। अगर बर्फ पिघल गया तो बताइए पानी का लेवल बढ़ेगा घटेगा। अगर बर्फ पिघल गया, कि भाई बर्फ तो अपना जगह जो है एग्जिस्ट करके बना के रखा है ना, तो पिघल जाए उसमें, चाहे फिर से बड़ा सा बर्फ बन जाए, उसका पानी बाहर कभी नहीं आएगा, उतना का उतना ही रहेगा लेवल। यह प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए फ्रिज है, फ्रिज का दरवाजा आपने खोल दिया तो रूम क्या होगा, गर्म होगा ठंडा होगा, तो बता देंगे रूम क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा भाई, याद रखना। क्योंकि उसकी औकात जो है फ्रिज की केवल फ्रिज के बक्से के आकार का है, फ्रिज के बक्से के आकार का है, वो केवल फ्रिज को ही गर्म कर सकता है, कूल कर सकता है। अगर उसका औकात होता पूरा रूम गर्म करने का तो हम एसी न लगाते, और यह जो लगते हैं रूम गर्म करने वाले ये सब न लगाते, रूम क्लीनर वगैरह, समझ रहे हो ना। तो फ्रिज से ही काम चला देते। क्यों, अब फ्रिज जल सकता है आपका, जब आपने खोल दिया तो ज़्यादा एरिया को कवर करने लगेगा, और उस समय आपका जो रेफ्रिजरेटर का जो उसमें कंडेंस पॉइंट होता है वो जल जाएगा, कूलिंग पॉइंट जल जाएगा, फिर से आपको चेंज करवाना पड़ेगा, फिर से जितने का फ्रिज नहीं है उतना फिर रुपया लग जाएगा। ऊष्माधारिता का मात्रक होता है, ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी होता है। याद रखेंगे एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो बता देंगे एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे भाई। एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 कैलोरी होता है। क्या, इसको देखिएगा, है ना, ये देखिएगा, इसको हमें जो एनर्जी मिलता है वो कैलोरी में मिलता है, न कि जूल में मिलता है, इस बात को याद रखेंगे भाई।
कंडुआ, कंडुआ रोग क्या है भाई? देखो भाई, इसमें कंडुआ पूछ लिया। कंडुआ रोग गेहूँ में होता है भाई, है ना? देखो भाई, कंडुआ रोग क्या होता है? गेहूँ में होता है। नींबू, आलू, लौकी में नहीं। कंडुआ रोग हमेशा हमेशा गेहूँ में होता है, याद रखेंगे। कंडुआ लिख लीजिए भाई, कंडुआ, कंडुआ, कंडुआ भाई, ठीक है ना। अगला, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। जो प्रतिजन होता है निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है उसे क्या कहते हैं? बता देंगे, लाल रुधिर कणिका कहते हैं। आपको पता होगा RH फैक्टर हो गया, ABO, AB, ये सब हमने बता रखा है कि कौन सा ग्रुप किसको देगा, कौन से सर्वदाता होता है, कौन सा सर्वग्राही होता है, ये सब हमने बता रखा है। O नेगेटिव होगा जो कि सबको देगा, O जो होता है सर्वदाता होता है, AB सर्वग्राही होता है जो सबके ब्लड को ऑब्जर्व करेगा। ए किसको किसको दे सकता है, बी किसको किसको दे सकता है, ए बी किसको किसको नहीं देगा, ये हमने बता रखा है। आप आकर देखेंगे छोटी सी प्लेलिस्ट, मतलब प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में ये जाएगा साइंस वाले में, थर्ड सेमेस्टर के क्लास में, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं। भाई, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। ये बल का, ये दाब का ही डेफिनेशन दे दिया है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी कहते हैं, याद रखेंगे, पास्कल कहते हैं। और एक बार होता है। बार जो होता है वायुमंडल के दाब को, वायुमंडल में एयर के दाब को मेजर करता है, याद रखेंगे भाई। ठीक है। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। चीनी के उद्योग में जो हमारे चीनी होते हैं, उसे रंगहीन बना दिया जाता है ना। देखते हैं कि व्हाइट व्हाइट हो जाता है, उसको रंगहीन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताएंगे जंतु चारकोल का। भाई याद रखेंगे, शुगर चारकोल नहीं, जंतु चारकोल का यूज करते हैं, जो कि रंगहीन हो जाता है चीनी का रंग। घड़े में रखा पानी किस विधि द्वारा ठंडा हो जाता है? भाई हम देखते थे जब हम लोग रूम पे थे, तो रूम पर घड़ा एक जरूर रखते थे गर्मी में, क्या होता था, और रूम पर रखने के बाद घड़े को क्या करते थे पता है? उसमें बोरिए से लपेट देते थे। जो बोरा होता था, बोरा जो देखते हैं ना, जो भाई आलू वाला बोरा आता है, तो उसमें उसको लपेट दिया जाता था, जिससे कि उसका वाष्पोत्सर्जन हो सके, वाष्पोत्सर्जन हो सके, जिससे कि बाहर का जो टेम्परेचर है वह नॉर्मल रहे, अंदर का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। इस वजह से पानी हमेशा ठंडा रहती है। इस वजह से याद रखिए, क्योंकि उसमें सिंकेज होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से गर्म हवाएं, मतलब एक लेयर बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, जिससे कि अंदर जो है पानी वो ठंडा बना रहता है और बाहर गर्म होता है। ठीक है, मतलब कि उसमें क्या हो जाए, घड़े में रखा हुआ पानी किस विधि से ठंडा हो जाता है? तो बता देंगे उसमें भैया, किस विधि से? वाष्पन विधि से। एजुसेट क्या है भैया? एजुसेट क्या है? एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है। एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है जो कि हमारे जो आपका इसरो है उसके द्वारा छोड़ा गया था साथी, एक तरह से ऊपर, याद रखेंगे, वो कि शैक्षिक उपग्रह है, बस इतना याद रखिएगा। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। पत्ती में जो पाया जाता है रंध्र, वो स्थित कहाँ होता है भाई? ऊपरी सतह पर स्थित होता है। जिस प्रकार से लीफ बना होता है ना, इसे देखिए, लीफ बना लेते हैं, थोड़ा सा बनाए तो नहीं कभी, ऐसे देखिए, ऐसे बन गया लीफ आपका, ऐसे लीफ बन गया, इस प्रकार से लीफ, इसमें रंध्र होता है ऐसे ना, यही पूछ रहा है, यही यही पूछ रहा है रंध्र। तो यही रंध्र है जो कि ऊपर की तरफ बना होता है, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ बना होता है, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ तो देखते हैं कि लगेगा नस की तरह उभरा हुआ है ना। दाब अधिक होता है भैया, दाब अधिक कब होगा? बैठने पर, पैर, एक पैर पे खड़े होने पर दाब अधिक होगा, दो पैर पर खड़े होने पर दाब अधिक होगा, लेटने पर दाब अधिक होगा। भाई जब ज्यादा क्षेत्रफल घेरोगे तभी तो दाब अधिक होगा। जब दाब अधिक डालोगे, देखिए दाब यानी कि क्षेत्रफल जब बड़ा होगा तब सारी चीजें, मतलब कि दाब अधिक लगेगा। आप खुद सोचिए, पानी में बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े समुद्र में नाव जहाज, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, कई कई कुंटल के, हजार हजार कुंटल के साथी, वो कैसे तैर लेते हैं? क्योंकि उनका क्षेत्रफल अधिक होता है, बहुत अधिक होता है क्षेत्रफल, उसमें से वो ज्यादा दबाव बनाते हैं। ज्यादा दबाव बनाएंगे यानी कि उनको ज्यादा पानी विस्थापित करना पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से वो ज्यादा देर तक या फिर अनगिनत लंबे समय तक वो तैरते रहते हैं, जब तक कोई दुर्घटना नहीं हो जाती है। अगर उतने ही वेट का, अगर हम कोई वटखरा, कोई वेट, कोई वस्तु अगर गिरा दें तो डूब जाता है। जैसे सुई है, सुई के वेट, सुई को ऐसे गिराएंगे तो पानी में डूब जाएगा, है ना। लेकिन सुई के ही वेट का हम एक पतला सा चांदी का या फिर सोने का चादर ले लें तो उसको तरा दे, तैरता रहेगा, क्योंकि उसका दाब अधिक बन जाएगा ना। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता भैया? रोटी में कार्बन नहीं पाया जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोटी में कार्बन पाया जाता है, चीनी में कार्बन पाया जाता है, कोयला में भी कार्बन पाया जाता है। भाई कोयला कितने प्रकार के होते हैं, कौन बता देगा? कोयला 4 प्रकार के होते हैं, बता देते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा कोयला जो होता है दोस्तों, कोयला जो होता है सबसे ज़्यादा भारत में जो पाया जाता है, आपका बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस नहीं, लिग्नाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट भी पाया जाता है। देखिए, सबसे अच्छा जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है 90 प्लस होता है, 90 से लेकर कह लीजिए 98-99% तक हो जाता है। दूसरा है लिग्नाइट, बिटुमिनस लिग्नाइट, बिटुमिनस होता है दूसरा शायद, हाँ बिटुमिनस होता है,
बिट्टूमिनस जो होता है, इसमें जो कोयले के कार्बन की मात्रा होती है साथियों, इसमें बता देंगे 80 से लेकर, या फिर कह लीजिए 80% के आसपास में होता है, 80 से 85 या 90 कर लीजिए, 90% तक होता है। बिट्टूमिनस के बाद लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट होता है। यह कोयला जो होता है बहुत कम भारत में पाया जाता है, वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला जो है साथी, यह हमारा लगभग कह लीजिए 70 से 80% तक होता है, इसमें कार्बन पाया जाता है लिग्नाइट कोयले में। और एक होता है पीट कोयला हमारे घर में जो लकड़ियाँ होती हैं बच जाती हैं तपते तापते में, तो उसको हम पीट कोयले के रूप में देखे सकते हैं। इसमें जो कोयले के कार्बन की मात्रा होती है 40 से लेकर 50% के आसपास में होती है, या फिर 60% के आसपास में होती है, देख सकते हैं। और यह जो होता है भारत में सबसे कम मतलब पाया जाता है, आम आदमी आम घर बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो भारत में पाया जाता है बिट्टूमिनस, ये कहाँ पाया जाता है, जो आपका गोदावरी नहीं, जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है ना, उड़ीसा में महानदी है, प्लस पश्चिम बंगाल वाले इलाके में जो आपका झारखंड वाला बेल्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है यह बिट्टूमिनस प्रकार का कोयला। अब बताइए, हम थोड़ा समय देख लेते हैं कितना हुआ, फिर उसके बाद अति लघुत्तरी स्टार्ट कर देते हैं। भाई अति लघुत्तरी स्टार्ट कर देंगे कल, बस यह रहा पूरा। पता है आपको, इसमें लघुत्तरी भी कंप्लीट करा दिए हम। आप खुद सोचिए, यह ऐसे पढ़ाने का मतलब है कि आप कितने प्रश्न कंप्लीट कर लिए, 162 प्रश्न कंप्लीट कर लिए आप। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक निश्चित ताप पर जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होगा। भाई कोई द्रव अगर आप चाहते हैं कि वह वाष्पन में कन्वर्ट हो जाए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करना पड़ेगा, इस पर तब जाकर वह वाष्पन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखें, किसी भी द्रव को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ता है। उष्मा का सुचालक किसे कहते हैं भाई, उष्मा का सुचालक जितने भी एलिमेंट, जितने भी हमारे धातु होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। उष्मा के सबसे अच्छे सुचालक चांदी होता है, फिर आपको तांबा होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जितने मेटल हैं सबके सब। उष्मा का कुचालक किसे कहते हैं, उष्मा का कुचालक का मतलब जिसमें उष्मा आसानी से न फ्लो कर पाए, उसे क्या कहते हैं, उष्मा के कुचालक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कांच, लकड़ी, ऊन, यह सब। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं, याद रखेंगे। चेचक, टीबी, हैजा, यह सब हो जाते हैं। असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते हैं, जैसे कि हमें रक्त अल्पता हो गया है ना, या फिर हमें डायबिटीज हो गया, या फिर हमें कह लीजिए कि कोई कह लीजिए कि ज्वाइंटिस वगैरह, पीलिया वगैरह हो गया, तो ये सब अछुआछूत रोग हैं। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, प्रकाश स्रोत वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे कि दीप्त हो गया, अदीप्त हो गया, दो प्रकार के प्रकाश स्रोत। दीप्त का मतलब जिसका खुद का प्रकाश होता है, अदीप्त का मतलब जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। खुद का प्रकाश किसका किसका नहीं होता, जैसे हम हो गए, आप हो गए, या कैमरा हो गया, सब हो गए, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन दीप्त वस्तु में वे वस्तु होते हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न करने में सहायक होती हैं, जैसे कि लैंप हो गया, जो इतनी भी लाइटें जल रही हैं चारों तरफ, वह दीप्त वस्तु हैं। चंद्रमा नहीं, चंद्रमा तो अदीप्त है, जो कि सूर्य के प्रकाश में एक तरह से जलता है, चमकता है। तारे हो गए, सन हो गए, ये सब क्या हैं, दीप्त हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्या है, दीप्त बता दिया हमने, अदीप्त भी बता दिया, ठीक है ना। कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण क्या है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत विद्युत बल्ब हो गया, पेट्रोलियम आप देख सकते हैं, पेट्रोपैक्स हो गया, है ना, ये सब सारी चीज़ें होंगी, लालटेन हो गया, ये सब कृत्रिम प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्थान की देन है भाई, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के कारण ही शिक्षा का जितना भी समाचार होता है, न्यूज होता है, वह हमारे टीवियों पे आता है, ठीक है ना। दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। दूरस्थ शिक्षा का मतलब यह होता है साथी, इसमें छात्र घर बैठे बैठे विषय वस्तु का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट के माध्यम से, हम जैसे पढ़ा रहे हैं आपको, इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, पुस्तक मंगा सकते हैं, टेलीविजन से पुस्तक पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके पीडीएफ पढ़ सकते हैं। यह क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से दूरस्थ शिक्षा की नज़र से देखा जाता है, ठीक है ना। यह उदाहरण के लिए जैसे एससीईआरटी है, द्वारा वस्तु द्वारा विज्ञान शिक्षा का कार्यक्रम ज्ञान दर्शन भी चलाया गया है, टीवी पे देखते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी आते हैं, यह सारी चीज़ें। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं भाई, प्रौद्योगिकी का मतलब विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानवीय हित में जितने भी संसाधन होते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं इंटरनेट में बहुत सारे चेंजेस हो गए, जैसे कि पढ़ाई लिखाई देख रहे हैं, बहुत सारी जगह पेपरलेस सरकार हो रही है ना। वहाँ पे केरल में जैसे हो गया, यूएई आपका संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ पर सारी चीज़ें पेपरलेस हो गई। मतलब कि वहाँ पर पेपरलेस का मतलब यह कि वहाँ पर सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस हो गई। जैसे कि पहले लोग पैसे लेकर जाते थे, अब एटीएम से ही इसका कराकर पैसे अपना पेमेंट कर देते हैं कहीं भी, चाहे नाश्ता करने जाओ, चाहे कुछ भी। पेटीएम हो गया, एटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, सबसे ये सब क्या है, ये सब हैं जो कि विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत अच्छा हुआ है। स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में स्थित है भाई। देखिए स्टील के अगर उत्पादन में देखें तो राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, भिलाई दुर्गापुर जो कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, जमशेदपुर हो गया, और जमशेदपुर कहाँ पे स्थित है भैया, आपका उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार से आप बता देंगे। जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर स्टेशन कहाँ स्थित है भाई? यह स्टेशन रिहंद बांध में स्थित है। रिहंद बांध आपने सुना होगा, रिहंद बांध जो कि झेलम नदी के पास में स्थित है। कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए भाई? यह बहुत सारी जगह, अनपरा हो गया, एक तरह से आपका कह लीजिए पनकी हो गई, ओबरा हो गया, ये सब सारी जगह स्थित हैं, आप याद कर लेंगे 3-4। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया भैया? नरौरा। नरौरा आपको पता है यूपी में स्थित है। एक तरह से कह लीजिए कि कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ट्राम्बे जो कि मुंबई में स्थित है, इस तरह पुणे में आप इसको बता सकते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं भाई? हरित क्रांति के जो हमारे यहाँ जन्मदाता हैं, आप बता सकते हैं कौन है? एस स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग पूरे विश्व में, एस स्वामीनाथन 1965 के आसपास में यह हरित क्रांति के रूप में उभरा हुआ था, मतलब कि उभरे हुए थे, और यह भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नत बीजों, इन सब में एक तरह से क्या करना, एक तरह से प्रगति लाना। जैसे कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ भारत में देखेंगे गेहूँ, चावल, गन्ना, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर यूपी वाले क्षेत्र में। तो यह आप किसका देन है? तो इन्हीं लोग का, हरित क्रांति का ही देन है। कुक्कुट पालन के विषय में क्या आप समझते हैं? कुक्कुट पालन का मतलब मुर्गी पालन से रिलेटेड है, याद रखेंगे। जिसमें संतुलित आहार उसे दे, सामाजिक टीकाकरण उसे लगाए, अच्छी प्रणाली की मुर्गी से यह कार्य किया जा सकता है, मतलब यह कार्य लिया जा सकता है। जैसे कि मुर्गी पालन का मतलब कुक्कुट पालन, याद रखेंगे। मुर्गी की 2 प्रजातियों का नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। तो मुर्गी की 2 प्रजाति बता सकते हैं, ब्रॉयल हो गया, व्हाइट वर्ग हो गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भैया रेशम उत्पादन को हम कहते हैं, रेशम उत्पादन जो होता है एक तरह से शहतूत के वृक्ष से होता है, यह बात याद रखेंगे। और रेशम के कीट को पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या कहते हैं भाई? पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी को युगलीना कहते हैं। युगलीना याद रखेंगे। कार्बन क्या है? इसके 2 अपर रूप लिखिए। कार्बन एक अधातु है, इसके 2 अपर रूप आप लिख सकते हैं, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, तो इसके 2 अपर रूप हो गए, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं, जीवाणु की खोजकर्ता किसने किया? जीवाणु के खोजकर्ता कौन है भाई? लीवनहॉक हैं। कौन है? लीवनहॉक। इनका पूरा नाम क्या है? एंटोनी वान लीवनहॉक, याद रखेंगे। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है भैया? जीवाणु विज्ञान के जो खोज करता है वही जीवाणु विज्ञान के पिता भी हैं, एंटोनी वॉन लीवनहॉक, ठीक है, जीवाणु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने कहा था? हाँ देखिए यहाँ पे स्थित है, यह बदल सकता है प्रश्न। जीवाणु की खोज करने वाले एंटोनी वॉन लीवनहॉक हैं, वही उसके जनक है। लेकिन जो जीवाणु शब्द जो दिए थे, एरनबर्ग ने दिया था। एरनबर्ग याद रखेंगे। 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए भाई। जीवाणु, विषाणु, बहुत सारे हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 ही पूछा है तो विषाणु, जीवाणु लिख सकते हैं, बैक्टीरिया और वायरस। विषाणु के खोजकर्ता कौन है भाई? जीवाणु के खोजकर्ता एंटोनी वॉन लीवनहॉक, विषाणु के खोजकर्ता इवॉन वस्की, याद रखेंगे भाई। सजीवों, देखिए विषाणु सारा इवान वस्की में भी सा आ रहा है, इस तरह याद कर लेंगे। और जीवाणु में क्या था? देखिए जीवाणु में एंटोनी वॉन लीवनहॉक, उसमें स आ ही नहीं रहा है, तो जीवाणु एंटोनी वॉन, व से जीवाणु व, इस तरह मिलाकर याद कर लेंगे। और विषाणु में क्या है साथी? स आ रहा है, और इवान वस्की में भी स आ रहा है, इस तरह से याद कर लेंगे, ठीक है ना। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजकता की कड़ी को क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। सजीव और निर्जीव, लेकिन ना जो विषाणु होता है यानी वायरस होता है, ये जब तक बाहर है तब तक निर्जीव है, जैसे शरीर में आता है वो सजीव बन जाता है, ठीक है ना। विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग बहुत सारे हैं। अलबर्ग है, पोलियो है, चेचक है, कैंसर है, गलसुआ है, खसरा है, ये सब के सब क्या है? विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। उस जीवाणु का नाम बताएं जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा जल पवित्र पवित्र हो रहता है, तो जीवाणु भोजी कहते हैं, इस वजह से गंगा जल पवित्र होता है, जीवाणु भोजी कहा जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, याद रखेंगे भाई। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है, याद रखेंगे भाई। जिसे कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम, ठीक है ना। एड्स के वायरस को क्या कहते हैं? HIV कहते हैं। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना, HIV कहा जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है भाई? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है शायद। सबसे छोटा तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। सबसे छोटा जो वायरस है साथी मनुष्य में अतिसार से उत्पन्न होता है, याद रखेंगे। और जो सबसे बड़ा वायरस होता है चेचक का वायरस होता है। मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं? मत्स्य पालन को क्या कहते हैं बता दीजिए पहले। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को भैया आप बता सकते हैं भैया। इस सब क्रिया से मछली का आधुनिकीकरण किया जाता है, उन्नत प्रकार की मछलियाँ बनाई जाती हैं, मतलब एक तरह से रखा जाता है, उनके रहन सहन में सारी चीज़ें की जाती हैं, उसके बाद उनको एक तरह से बेचा वगैरह जाता है और उससे बहुत बड़ा रोजगार उत्पन्न होता है ना, याद रखेंगे। संश्लेषक इंजेक्शन लगाया जाता है उनको, संश्लेषण इंजेक्शन होता है। 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन की जा सकती है उससे। संदेशों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं भैया? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, फैक्ट्स कहा जाता है, इंटरनेट के द्वारा हो गया,
ई कॉमर्स मैसेज के थ्रू हो गया, अब तो व्हाट्सअप भी है। मतलब यह मैसेज के आदान प्रदान के बहुत सारे साधन हैं। मोबाइल हो गया, डाक सेवा हो गया। मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से? टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो गेम, ये सब हो गए, ठीक है। आधुनिक ईंधन कौन कौन से हैं? आधुनिक ईंधन में बता सकते हैं डीजल, पेट्रोल, खाने पकाने की गैस, एलपीजी, सीएनजी, ये सब आ जाते हैं। किन्हीं 3 मिसाइलों के नाम बताइए? पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, आकाश। बहुत सारे हैं, आप बता सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 310 डिग्री केल्विन होता है। इसके बाद 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तीनों याद कर लेंगे, तीनों में से कोई एक लिख देंगे, अगर पूछेगा नहीं तीनों लिख दीजिएगा। गलनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर पिघलने लग जाए, उसे कहा जाता है गलनांक। किसी वस्तु का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी वस्तु में अगर जैसे सब्जी आप बना रहे हैं, सब्जी में अगर नमक मिला दिए, मसाला मिला दिए, तो सब्जी का क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी कि अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बढ़ता है और अशुद्धि मिलाने से गलनांक घट जाता है। याद रखें, गलनांक घटेगा और क्वथनांक बढ़ेगा। उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, तो बता देंगे भैया उसका नाम है राइजोबियम लेगुमी। राइजोबियम सिर्फ याद रखिएगा। एंटोफेरोन्स क्या होता है? एंटोफेरोन्स एक प्रकार के वायरस है जो